आज हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं लेसन नंबर 3, जिसका नाम है मानव जनन। मानव जनन पहला दिन आज पढ़ रहे हैं, माने पहला दिन। आइए, अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन, एक और बनेगा रिप्रोडक्शन। चलो, कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? अच्छा देखो, मानव जनन, मैंने पहले सुनो बात को। सबसे पहले एक चीज आता है इसमें, जिसका नाम आप पढ़े होंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन का मतलब होता है कि ये मनुष्य में ही पाया जाता है। जितने भी जंतु होते हैं, सभी जंतुओं में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जंतुओं में लैंगिक जनन माने मनुष्य के, जब मानव की बात होगी तो आज केवल इस पाठ में मानव के बारे में ही पढ़ना है। हालांकि जो लेसन नंबर 1 में पढ़े वो हम लोग पढ़े हैं जीवों में जनन, तो उसमें पादप और जंतु दोनों आया, लेकिन इसमें केवल मानव के बारे में पढ़ेंगे। तब मानव में जो होता है लैंगिक जनन पाया जाता है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। और लैंगिक जनन के बाद एक आपका चीज़ आता है, दूसरा नंबर, तो मानव में कौन जनन पाया जाता है? लैंगिक। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो पहला बात, अगर कोई आपसे पूछेगा तो लैंगिक जनन के बारे में बता सकते। दूसरा सुनो, एक लिंगी का मतलब जानते हैं ना? एक लिंगी माने मानव का होता है, एक लिंगी होता है। मानव एक लिंगी प्राणी होते हैं, ये भी आपको याद है। एक लिंगी मतलब अलग अलग लिंग होते हैं। स्त्री के लिए अलग लिंग, अब पुरुष के लिए क्या होता है? अलग लिंग होता है, आप जानते भी होंगे। इसी में आप लोग से कई बार पूछा गया है, जिसका नाम होता है लैंगिक द्विरूपता। एकदम ध्यान से समझते रहना पूरा लोग। तीसरा जो इसमें टॉपिक आता है, इसका नाम होता है लैंगिक द्विरूपता। माने देखो, लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है? लैंगिक का मतलब होता है लैंगिक, द्विरूपता का मतलब होता है दो रूप। द्विरूपता का मतलब दो रूप, यानी कहोगे, अब आप तो सुनना ध्यान से, एकदम नोट करते रहना अगर नहीं पढ़ोगे तुम लोग। लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये होता है कि जो मानव होता है उसमें स्त्री और जो पुरुष दोनों जो होते हैं, तो स्त्री और पुरुष में अलग अलग क्या होता है? लिंग पाया जाता है। द्वि का मतलब होता है दो लिंग, माने अलग अलग। तो जो स्त्री और पुरुष होता है उसमें अलग अलग लिंग पाए जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता। आप सब लोग लिखे होंगे, मैंने आप कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष में, स्त्री और पुरुष में, देखिए बहुत अच्छा पाठ है, बहुत आसान भी है। अलग अलग क्या पाया जाता है? लिंग पाया जाता है, अलग अलग लिंग पाए जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। मतलब जब भी आपसे लैंगिक द्विरूपता पूछे ये बात बता सकते हैं। अब याद करिएगा, सब लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर होता है, देखिएगा, एक होता है नर युग्मक। क्या होता है? नर युग्मक। तो नर युग्मक का नाम याद है? तो नर युग्मक का नाम क्या होता है? शुक्राणु। नर युग्मक का नाम शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है? गतिशील होता है। मादा युग्मक का नाम सुने हैं? हाँ, मादा युग्मक का नाम है अंडाणु। और अंडाणु जो होते हैं क्या होते हैं? चलनशील होता है, माने गति करते हैं। सब वही देखो, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एक लिंगी, मानव एक लिंगी होता है, अचल होता है। और लैंगिक द्विरूपता माने स्त्री और पुरुष में अलग अलग लिंग पाया जाता है। आप लोग में अलग लिंग है, हमारे में चाहे पुरुष लोग में क्या होता है? अलग लिंग होता है। इसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। नर युग्मक के रूप में शुक्राणु, मादा युग्मक के रूप में क्या होता है? अंडाणु। अच्छा, कोई आपसे पूछे, सुनिएगा ध्यान से, कि नर जननांग माने मुख्य नर जननांग का नाम बताइए, तो क्या कहेंगे? हाँ, याद करिएगा, वृषण। आज तो इसी की चर्चा ही होगी, वृषण के। कोई पूछे आपके कि नर के मुख्य जननांग, नर के मुख्य जननांग अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? वृषण। क्या कहेंगे आप? वृषण कहेंगे। ये नर का मुख्य जननांग है। और मादा का मुख्य जननांग अंडाशय। क्या होता है आपका? अंडाशय।
वृषभ की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। और अंडाशय की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। सब एक एक जोड़ी होती है। वृषण भी एक जोड़ी, अंडाशय भी एक जोड़ी होता है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। कोई पूछे कि मनुष्य में कौन सा निषेचन पाया जाता है, अंतः निषेचन कि बाह्य निषेचन, तो क्या कहेंगे? अंतः निषेचन। और ये भी निषेचन कहाँ होता है? स्त्री के जो फेलोपियन नलिका होता है उसमें होता है। आप याद रखिएगा सब लोग। माने कोई पूछे कि बताओ मानव में कौन सा जनन पाया जाता है, कौन सा निषेचन पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? अंतः निषेचन। माने कोई पूछा कि मानव में अंतः निषेचन पाया जाता है। कितना मौसम सुहाना हुआ है जी। बायोलॉजी जब पढ़ाए तो ये हाल होता है। मानव में अंतः निषेचन पाया जाता है। और निषेचन किसमें होता है? क्या में? पुरुष के तो कही तुम कही दिमाग हमारा कमजोर है ना। फेलोपियन नलिका में माने निषेचन होता है। मतलब मुर्गियों में तो पाया जाता है ना फेलोपियन। है मुर्गी में है, मुर्गी फेलोपियन नलिका पाया जाता है? ये प्रश्न है। दिमाग उड़ल बाज बियाने से। स्त्री में नहीं पाया जाता क्योंकि वो अंड प्राजक होती है। तो क्या मुर्गी में अंड प्राजक होती है। तो आप कहेंगे फेलोपियन नलिका में निषेचन होता है। ये सब पूछा जाएगा आपसे तो बता सकते हैं। फेलोपियन नलिका में जो होता है ये निषेचन होता है। किस में? देखो देखिए, दो आपका होता है, दो शब्द आपको मिलते हैं इसमें। नया शब्द दो आपको मिले होंगे। एक यौना आरंभ और एक यौना प्राप्ति। क्या होता है? यौना आरंभ किसे कहता है? यौना आरंभ किसे कहता है? यौना प्राप्ति किसे कहता है? देखिए, दो शब्द एक और नया मिल रहा है। सब लोग याद करते चलेंगे। कोई आपसे पूछा कि यौना आरंभ किसे कहता है, देखेंगे। जब, सुनिएगा ध्यान से, जब स्त्री या पुरुष में, जब स्त्री या पुरुष में जनन काल की शुरुआत होती है, जनन काल की शुरुआत होती है। जब स्त्री या पुरुष में जनन काल की शुरुआत होती है तो उसे यौना आरंभ कहते हैं। यौना आरंभ कहते हैं। कुछ नया नया मिलेंगे तो कहीं जगह होगा तो नोट कर लीजिए। जब स्त्री और पुरुष की जवानी चढ़ती है, माने यौनावस्था प्रारंभ हो जाती है, तो उसको यौना आरंभ कहते हैं। स्त्रियों में बहुत पहले हो जाता है। 11 से 12 साल लड़कन के तनी अधिक होता है। ये मतलब 7 साल में हो जाता है स्टार्ट। स्त्री के 2 साल में हो जाता है। ये आपका होता है यौना आरंभ। जब माने स्त्री और पुरुष में जनन काल की क्या होती है? शुरुआत हो जाती है। उसी का हम लोग कहते हैं, उसी क्या कहते हैं? यौना आरंभ कहते हैं। जब ये पूछा जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बढ़िए। याद हुआ सबको? नोट करते चलिएगा। एक बात और आता है, यौना प्राप्ति। यौना प्राप्ति आ जाइएगा ध्यान से। यौना प्राप्ति ये भी आप लोग लिखे होंगे। माने जब स्त्री और पुरुष यौना अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब स्त्री या पुरुष, जब स्त्री या पुरुष यौना अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, यौना अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे यौना प्राप्ति कहते हैं। इसे यौना प्राप्ति कहते हैं। जब स्त्री या पुरुष यौनावस्था का करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो और इसमें लैंगिक जो अंग होता है उसका विकास हो जाता है। लैंगिक अंग जो होता है उसका क्या होता है? विकास होता है। इसमें शुरुआत होता है। इसमें तो नहीं लिख लेना कि नोट पॉइंट में
कि इसमें लैंगिक अंग का विकास हो जाता है, विकास हो जाता है। जब ये बात आपसे पूछा जाए, आराम से पूरा बात बता सकते हैं, मैं कौन दिक्कत नहीं। क्या होता है यौनारंभ, क्या होता है यौना प्राप्ति, ये सब आपको लिख देना है, का में लिखना, ठीक है। इसमें लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है, इसमें यौना प्राप्ति, नोट पॉइंट में नीचे लिख लेना। अब आपको कुछ बात याद आ रहा है, कुछ बात आपको याद आ रहा है। याद ये बात है कि लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं, लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं, चलिए लिखे होंगे आप लोग, हो गया, याद हो गया सब। देखिए, लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं, ये सब लिखे होंगे। अरे लेसन नंबर 1 में तो पढ़े ही होंगे ना सब। ये एक निषेचन पूर्व घटनाएं, जो निषेचन के पहले, तो सुन लो, सुन लो। एक निषेचन पूर्व घटनाएं जो निषेचन के पहले होती है। एक होता है, अब निषेचन के पहले 2 घटनाएं होती है। एक होता है युग्मक जनन, एक होता है युग्मक स्थानांतरण। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ, खाली समझ लीजिए। तो माने पहले इसमें जो होता है उसका नाम होता है निषेचन पूर्व, एक लिख रखा है, समझो ना कहाँ जगह है, लिखो। निषेचन पूर्व घटनाएं, तो निषेचन जो पहले घटनाएं होती है उसी को निषेचन पूर्व घटनाएं होती है। तो निषेचन अभी नहीं किए हैं, उसके पहले आपके अंदर जो परिवर्तन होगा, जैसे इसमें 2 आते हैं निषेचन पूर्व घटना में। एक होता है, जानते हो क्या, एक होता है युग्मक जनन, एक होता है युग्मक जनन, और एक होता है युग्मक स्थानांतरण। 2 होता है। माने निषेचन पूर्व घटनाएं की बात करेंगे तो 2 होगा। एक होता है युग्मक जनन और एक होता है युग्मक स्थानांतरण। तनी बात समझना, ये सब लिखे होंगे आप लोग। नहीं लिखेगा ठीक बात, नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा। पहला ऐसा में सब है, थोड़ा सा उसका परिचय कराया जा रहा है इसमें। लेसन नंबर 1 में आप लिखें। चलिए खाली समझिए बात को, कंसेप्ट को समझिए। कितना लिखेंगे? अगर युग्मक जनन आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? सुनो, युग्मक जनन का मतलब ये होता है युग्मक का निर्माण होना। जैसे पुरुष हम लोग हैं, पुरुष हैं, तो पुरुष में क्या होता है, जब शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं शुक्र जनन। इसी को क्या कहता है? शुक्र जनन। लेकिन युग्मक जनन में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उस पुरुष के अंदर शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। तो बात समझना। और जो स्त्री होती है उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होने लगता है। अब ये युग्मक जनन इसी को कहते हैं। अब पुनः आपने इसको पढ़ा होगा, युग्मक जनन को 2 भागों में बांट देते हैं। याद करें, एक का होता है शुक्र जनन और एक होता है अंडाणु जनन। तो शुक्र जनन का मतलब इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंड जनन का मतलब जिसमें अंडाणु का निर्माण। बस इतना याद रखेंगे ना कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होने लगता है, और अंडाणु का निर्माण होने लगता है। परिचय आपको करा रहे हैं, भुला गए मैंने तो याद हो रहा है। निषेचन पूर्व घटनाएं का मतलब जो निषेचन से पहले होती है। मैंने आप कह सकते हैं कि निषेचन से पहले जो घटनाएं होती है। मान लो निषेचन पूर्व का मतलब अभी हमने क्या तैयार नहीं किया भाई, मशीन तैयार नहीं हुआ, मशीन के अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ, तो उसके पहले शुक्राणु का निर्माण करना पड़ेगा ना। आप तो नहीं करेंगे, माने भगवान करेंगे ना उसके अंदर। तो शुक्राणु का निर्माण हमारे अंदर। अब शुक्राणु का निर्माण हो गया, हम लोग का अंडाणु का निर्माण नहीं होता, वो कार्यक्रम ना हो पाई। अंडाणु का निर्माण होगा तभी ना कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो ये युग्मक जनन में आता है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों की बात। का जी कार्यक्रम आगे बढ़ाने के दोनों चाहिए ना, आपके परिवार आगे जाएगा। अब एक होता है युग्मक स्थानांतरण।
अच्छा, युग्मक स्थानांतरण का मतलब है युग्मक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मान लीजिए कि हमारे अंदर शुक्राणु है, भाई किसी का अंडाणु के अंदर भेजना बहुत अनिवार्य है, तभी तो निषेचन होगा। तो निषेचन से पहले दो घटना होता है, एक युग्मक जनन। तो युग्मक जनन का मतलब होता है कि शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण होते हैं, और एक होता है युग्मक स्थानांतरण। तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं, शुक्राणु मुख्य रूप से, अंडाणु तो स्थिर रहता है आपका। जो शुक्राणु होते हैं या जो युग्मक होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, जाते हैं। वही होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। माने कह सकते हैं कि इसमें शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। चलिए, एकदम आसान सा ये टॉपिक समझ गए होंगे आप। बोले इसमें ये निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, ठीक है। अब निषेचन पूर्व घटनाएं का मतलब एक बाद से क्या आता है, निषेचन। ये निषेचन की पहली घटना है, निषेचन संपन्न नहीं हुआ, आपके अंदर युग्मक का निर्माण हो गया, युग्मक को आप एक स्थान दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं। दो घटनाएं होती है निषेचन पूर्व में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, ये तो आपको अवसर जी शुरू करेंगे। तो किताब में मैं पढ़ रहा था, डायरेक्टली खाली वो दे दिया है, कहाँ से, नर जनन तंत्र से, वहीं ये शुरू कर दिया। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इसको आप याद रखेंगे जब क्लास में शुरू होगा, खूब अच्छा सा आप लोग याद रखिएगा चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आता है, याद रखिएगा, निषेचन। जो ऐसी है, ये एक नंबर था निषेचन पूर्व घटना, और दो नंबर आपका होता है निषेचन। तो निषेचन सबको याद होगा, नर युग्मक, बस भाई जब तैयार होगा तभी मिलेगा। नर युग्मक मतलब शुक्राणु याद, मादा युग्मक मतलब, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को, संलयन माने मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, आज शीशे जैसा बिखर। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कर। एकदम याद कर लो बाबू, एकदम याद कर लेना है आज। जब नर मिलेंगे मादा मिलेंगे, क्या मिल जाएंगे तो निषेचन हो जाएगा? क्या हम लोग मिल गए तो निषेचन होगा? युग्मक मिलना चाहिए, युग्मक मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बाप रे, सोचिए क्या होता, सोचिए क्या होता अगर ऐसा होता, केवल मिल गए और निषेचन हो जाता तो। चलिए अब निषेचन के बाद की घटना, ये निषेचन पूर्व घटनाएं थी, अब बात होगी निषेचन के बाद। तो भाई निषेचन के बाद दो घटनाएं होती है इसमें, याद है आपको। एक तो सगर्भता के नाम सुना है, मिटा दे इसको, इसको ऊपर वाला देखिए। ये सब आपके लैंगिक माने जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। अब आपकी बात जो तीसरा नंबर होगी, लैंगिक, लैंगिक ना निषेचन पश्च घटना है। भाई निषेचन के बाद, पश्च माने बाद होता है, समझ गए होंगे। इसमें होता है सगर्भता, सगर्भता। सगर्भता का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से यही होता है, स्त्री अपने गर्भ को क्या कर लेती है, धारण कर लेती है। स्त्री अपने गर्भ को धारण कर लेती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सगर्भता कहते हैं। बोलिए, इतना बात सबको समझ में आ चुका होगा, ऐसा उम्मीद किया जाता है। आया कि नहीं है बताइए, बोलिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें जितना आप लोग पढ़े सब आपको मालूम होगा। इसमें कुछ और बातें आपको बता देते हैं, परिचय करा देते हैं, मिटा दे इसको, आप सब कुछ याद हो ना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सुनिएगा ध्यान से एकदम, सब लोग सुनिएगा। आपको याद है, कोई आपसे पूछे कि सजीव प्रजा किसे कहते हैं, बताओ। या जो सजीव माने जो इसी को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है जरायुज, जरायुज बताओ, जरायुज किसे कहते हैं? भाई ऐसे जीव जो बच्चा पैदा करते हैं डायरेक्टली, ऐसे जीव जो बच्चा पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। सबको याद आना चाहिए। ऐसे जीव जो, तुम लोग लिखे हो वैसा भाई, लिखे है ना, ऐसे जीव जो बच्चा
पैदा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे जरायुज कहते हैं। जरायुज कहते हैं। चलो, उसे क्या कहते हैं? जरायुज। उदाहरण है मनुष्य माने सभी स्तनधारी आ जाएंगे इसमें, सभी स्तनधारी। अब भाई स्तन है तब तो स्तन है तो क्या करेगी? दूध तो पिलाएगी। तो दूध स्तन बनाया भगवान ने। तो लेकिन एक दो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चमगादड़ का नाम सुने हो? चमगादड़ के क्या विशेषता बता सकते हो? जनन के स्वरूप, जनन के स्वरूप। जब जनन करे होता है ना, अपन मशीन के बाहर निकाल लेता है, कर लेता है, फिर अंदर घुसा लेता है। याद रखिएगा चमगादड़ के विशेषता। जब जनन करना तो बाहर निकालता है, काम हो गया, कार्यक्रम खत्म, अंदर घुसा लेता है। कौन? समझिए ना, इतना बुढ़वा ना होंगे, हटाओगे ना, बहुत ज्यादा इसमें है चमगादड़। बात नहीं करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी स्तनधारी। अच्छा, एक होता है अंड प्रजक। अंड प्रजक याद आ रहा है भाई? ऐसे जीव जो क्या करते हैं? अंडा देते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अंडा देते हैं, अंडा देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अंड प्रजक। अंड प्रजक कहते हैं, अंड प्रजक। देखो कौन कौन आएंगे? सब पक्षी आ जाएंगे, जितने पक्षी आती है सब। सरीसृप आ जाएंगे। सरीसृप माने क्या होता है? जो रेंग के चलते हैं। उभयचर आ जाएंगे। और ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आप बता सकते हैं कि अंड प्रजक होते हैं। अच्छा, एक्टिपस, ऐसे पहले समझ लेता नहीं, तुम ही बायोलॉजी पढ़ लो। प्लेटिपस और एकेडीना, ये दो ऐसे क्या होते हैं? हाँ देखो, ये अंडा देते हैं लेकिन क्या होता है? माने आप जाके ना, सभी आपने क्या कहा कि सभी स्तनधारी क्या करते हैं? सभी स्तनधारी बच्चा देते हैं, लेकिन दो ऐसे स्तनधारी है जो क्या करते हैं? अंडा देते हैं। क्या नहीं देते हैं? तो आप नोट पॉइंट में इसको याद रखिएगा, नीट में पूछा जाएगा। आप लोग बैठेंगे नीट में? इतना पढ़ते हैं क्यों? इतना तड़पाते हैं हमको, बुलाते हुए चिल्लाते चिल्लाते। तो नीट में तो बैठना ही चाहिए आप लोग। मुझे जीने नहीं देती है अंड प्रजक और सजीव प्रजक। तो एक्टिपस है ना जी, पेप्टिसर की एक्टिव पेप टिपस, प्लेटिपस और एकेडीना, दो ऐसे कहाँ हैं? स्तनधारी हैं जो अंडा देते हैं ना जी। हाँ, तो बाद में हंस लिया आपने। चलिए, अगर कोई आपसे पूछे इस धरती पर किसकी संख्या अधिक है? अंड प्रजक की। किसकी संख्या अधिक है? अंड प्रजक की। क्यों 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 क्यों? हाँ, 1000 अंडा दे देते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये जान गए सब लोग, सबको याद हो गया, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जिसका नाम होगा नर जनन तंत्र के बारे में। कुछ और बातें दिखाई गई है क्या इसमें? ये सब बातें सब बता दिया गया है? कुछ और बातें होंगी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ, सब लोग लिखते चलना, जो लोग नहीं लिखेंगे साथ साथ सुनिएगा ध्यान से। अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसका नाम है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। हालांकि इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। चर्चा आज हम लोग करेंगे वृषण के बारे में। वृषण के बारे में, वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का प्रमुख टॉपिक आपका है जिसका नाम है वृषण। टेस्टिस अंग्रेजी में कहते हैं इसको, टेस्टिस। वृषण को टेस्टिस। आप सभी लोग जानते होंगे कि मनुष्य में जो पुरुष जात होते हैं उसमें एक जोड़ी वृषण पाया जाता है
जो उदर गुहा के नीचे लटका रहता है। वृषण जो होता है शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि शरीर से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए जिससे कि वृषण में शुक्राणु बन सके। हमारे शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके अंदर अगर वृषण रहेगा, उदर गुहा मान पेट में रहेगा, तो जीवाणु का शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, सब शुक्राणु मर जाएंगे। इसीलिए वो बाहर आता है कि 2 डिग्री टेम्परेचर उसका कम रहे तो बना लेता है। और आप याद रखेंगे हाथी का जो तापमान होता है, हाथी का लगभग 35.9 डिग्री सेल्सियस होता है। हाथी के शरीर के तापमान, हाथी के शरीर के तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। और मनुष्य के जानते कितना होता है? 36.9 डिग्री, देखिए 37 मान लिया जाता है। तो लगभग 35.9 डिग्री जो होता है, तो इससे क्या होता है ना, उतना ही टेम्परेचर चाहिए वृषण के शुक्राणु के निर्माण के लिए। इसलिए हाथी के अंदर हुए वृषण होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना होता है? 35.9 होता है। ठीक है ना। एक जोड़ी वृषण पाए, एक जोड़ी का मतलब इसकी संख्या कितनी होती है? 2। तनी वृषण के बारे में हम बता दें आपको, याद रखिएगा। सुनिए, पहला बात कि वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है। पहला बात, वृषण की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। दूसरा बात, वृषण शरीर के बाहर होता है ना जी, शरीर के बाहर होता है। वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री लगभग कम होता है। वृषण का तापमान शरीर के तापमान से, मैं शरीर का जहाँ तापमान लिखना ना हूँ, तो मान लिख देना लगभग 37 डिग्री सेल्सियस से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो सके, शुक्राणु का निर्माण हो सके। देखिएगा, जब वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है तो इसी को शुक्र जनन कहते हैं। जब वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है तो इसे शुक्र जनन कहते हैं। सब आप लोग लिखे होंगे, लिखे कि नहीं लिखे हैं सभी? हाँ, शुक्र जनन जरूर याद रखिएगा, इसे शुक्र जनन कहता है। नोट कर लो, जो लोग नहीं लिखे होंगे नोट कर लो, है ना। बैठ जाओ तो जल्दी आप लिख सकते हो इसमें कि वृषण जो होता है, वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश में स्थित होता है, देखिए सब आप याद रखिएगा, बहुत मजा आएगा बायोलॉजी में। अतः से शुरुआत अभी हुई है लेकिन अच्छा लग रहा होगा। और एक और बात, इम्पोर्टेंट बात, आप जो लोग नोट नहीं किए होंगे वही करेंगे, बाकी लोग लिखा जो होते लिखने लिखा गया सबका नोट। चलो 5 नंबर है, कह सकते हैं ना कि जब लड़का गर्भ में रहता है तो 7 महीने के बाद वृषण बाहर निकल जाता है। जब लड़का गर्भ में रहता है तो 7 महीना बाद वृषण बाहर निकल जाता है। कितना महीना बाद? 7 महीना बाद। तू 7 महीने के बाद निकल गए, लेकिन 3.25 महीने के बाद हुए, 3 महीना 15 दिन के बाद जांच करा सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की। नहीं, 7 महीने पूरा बन के बाहर ही निकलेला, और मन तनी से मन विकसित हुआ होता है। ये बात हम 7 महीने पूरा टैलेंट के साथ निकलेगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो,
हाथी का वृषण उधर गुहा में होता है। आइए तो हाथी महाराज के दर्शन कर लेना। कहना कि हाथी हाथी जो है जो आपका वृषण अंदर है। हाथी का हाथी नहीं क्या हाथी है चौपड़ का बात करता है। जाके देख लो क्या निहार का गोश्त का हाथी का वृषण उसके जाके मुँह नहीं आके लगे देखे शरीर के अंदर होता है। क्योंकि 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 उसका शरीर का तापमान कितना होता है 35 क्योंकि उसका शरीर का तापमान कितना होता है 35.9 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इतना ही पर उसके अंदर क्या बन जाता है शुक्राणु बन जाते हैं। चलिए कौन दिक्कत। अरे बहुत अच्छा है बायोलॉजी तो बहुत मजेदार विषय है समझ रहे ना। अच्छा एक और क्वेश्चन आपको बताना है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब वृषण बाहर निकलता है तो उसको निकालने में कौन हार्मोन सहायता करता है। उसको निकालने में कौन हार्मोन सहायता करता है। इसका मतलब आप पढ़े नहीं हैं। उसका नाम होगा यच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ से निकलता है कौन निकालता है इसको पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि वृषण को बाहर निकालने में FSH नामक याद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सहायता करता है। तो जल्दी से सहायता करता है। कुछ अच्छा बात सीखे ना आज देख लीजिएगा जरूर। आप FS के नाम लिख लीजिएगा नहीं तो आपके बच्चा होगा और कहेगा मम्मी बताइए कि हमारा वृषण क्यों 7 महीने के बाद बाहर निकला। हौसले का हार्मोन्स का नाम बताइए। ऐसे बता दिए कहीं भुलाइएगा मत आप ना पूछिए। एक सच्चा बालक माँ से ही सब कुछ सीखता है मालूम है ना आपको। इसको हिंदी में याद रखिएगा क्या कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। इसको कहते हैं हम लोग पूतिका प्रेरक हार्मोन्स। पूतिका प्रेरक हार्मोन्स। चलिए चलिए चमगादड़ के बारे में लिख लिया जाए। अब तुम लोग को 6:30 बजे के बाद पढ़ाया जाएगा ठीक है। आ जाओ चमगादड़ आ जाओ चमगादड़ वाले एकदम याद करिएगा। ये कोई किताब में ना मिली वो हमारे डिक्शनरी में मिली। गॉड गिफ्टेड भगवान है। वृषण के बारे में हम लोग के बेसी तो अब तक आपके पास तो है नहीं वृषण की जाने की। हम लोग के पास हम लोग जानते हैं क्या है। चलो 8 नंबर आ जाओ लिखो चमगादड़। तो समझ लो चमगादड़ का वृषण शरीर का अंदर होता है बाबू। अभी कहने शरीर का सीधा बैठो ना यार। चमगादड़ का वृषण शरीर के अंदर होता है लेकिन जब कार्यक्रम करना होता है कार्यक्रम मत लिखना। लेकिन जब जनन करना होता है लेकिन जब जनन करना होता है देखला चमगादड़ कितना अच्छा छुपा के रखेला अपन मशीन। कुछ ईंटों ना लगे ढेलों ना लगे ऊपर। लेकिन जब जनन करना होता है तो वह बाहर निकाल लेता है। फिर कार्यक्रम खत्म फिर अंदर घुसा लेता है। ये ठीक है साला। अगर भगवान हम लोग के बनाए तो कितना अच्छा होता। घुसा लेते जा समझेंगे। चमगादड़ की बात हो रही है। एक और बात याद रखिएगा जैसे अभी पूछा गया था जस्ट कि यदि 9 नंबर यदि किसी जीव का वृषण शरीर के अंदर है शरीर के
अंदर है और जब इसे ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे याद रखिएगा सब लोग आज, क्रिप्टोकेटिज्म। याद रखो सब लोग, क्रिप्टोकीडिज्म आधा जम आइएगा कहते हैं, जरूर आप इसको याद रखेंगे। क्रिप्टोकीडिज्म ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए, वो आयोग होता है ना, आइएगा, शल्य चिकित्सा के द्वारा होता है। ठीक है, अब आइएगा, तनी कुछ और वृषण के चित्र बना कर आपको दिखा दें। आप वृषण जानते ही होंगे, उसके बारे में कोई पूछेगा तो उसको बता सकते हैं। ठीक बा, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। आपको हम क्वेश्चन देते हैं, कल वृषण के बारे में बड़ा अच्छा पढ़ाई होगी। सटोली को इसका कहाँ पाई जाती है, इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जर्म कोशिका का नाम सुने होंगे, जर्म कोशिका क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे इसका। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।